वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले साल के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको सीबीटी 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलता है कि किस लेवल और पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। हमने आपके लिए पार्ट वाइज सीरीज चला रखी है, जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन करा रहे हैं। साथ में देखिए रीजनिंग के आपके एग्जाम में सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो 30 में 30 सही करके आते हैं। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप इन पिछले साल के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इनमें से आप इस समय कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ये हमारा रीजनिंग का 8वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 7 वीडियोज कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है। मैं उसके खर्च करने के तरीके को देखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि उसकी प्रवृत्ति फिजूल खर्ची की है। ये कथन में लिखा गया है। अभी आपके पास 3 निष्कर्ष है, निष्कर्ष ए बी सी। इन तीनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है इसका चुनाव करना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष ए जो लिखा गया है उसमें लिखा गया वक्ता उसका शुभ चिंतक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, शुभ चिंतक है तभी तो देखने जा रहा है कि कैसे वो फिजूल खर्ची कर रहा है और उसको रोकने के उपाय ही बता सकता है। कोई शुभचिंतक नहीं होता तो क्यों देखने जाता, तो शुभचिंतक तो है ही है। ए वाला ऑप्शन तो हमारा निष्कर्ष कथन के अंदर तो आ ही रहा है। बी वाले में लिखा गया है वह अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है। ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि फिजूल खर्ची ये नहीं होती कि आय से अधिक खर्च करना। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं, 80,000 आपने खर्च कर दिए अनावश्यक रूप से, तो वो भी आपका फिजूल खर्ची है। अगर आप 30,000 कमा रहे हैं, 25,000 खर्च कर दिए तो आय से कम आपने खर्च किया है, लेकिन अनावश्यक जगह पर खर्च किया, वो आपकी फिजूल खर्ची होती है। आय से अधिक खर्च करना फिजूल खर्ची नहीं है। वक्ता उसका चिंतित पिता है, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं बताया गया है इन दोनों के बीच में। तो बी और सी को आप नहीं सही करेंगे, केवल ए वाला जो है यहाँ पर उससे ही आप सही करेंगे कथन के अनुसार। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दी गई संख्याओं के समूह के साथ में वही संबंध रखता है जो दिए गए संख्या समूह में दी गई संख्याओं के बीच में है। मतलब कि 15, 7, 110 में जैसा संबंध है वैसा ही आपको इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में वो संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो 15, 7, 110 में आप कैसे रिलेशन बैठाएंगे? देखिए 15 में अगर आप 7 से मल्टीपल करते हैं तो 15 सत्ते 105 होता है, और 105 में अगर आप 5 और जोड़ दें तो आपको 110 मिल जाएगा। तो ऐसा ही संबंध देख लीजिए कहाँ पर आपको मिल रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए 18 पंचे 90 और 90 5 95। तो पहले वाले ऑप्शन में हमको ये संबंध तो मिल ही गया। और नेक्स्ट वाले आप नीचे भी चेक कर लीजिए, 17 दूनी 34 और 34 5 39 ही होता है, और यहाँ पर 44 लिखा गया है, तो ये संबंध तो आया नहीं। 21 चौक 84 और 84 5 89 होता है। 44 दूनी 88 और 88 5 93। तो यहाँ पर 3 गलत है नीचे वाले, और ए वाले ऑप्शन में ही आपका जिस प्रकार संबंध इसमें दिया गया था वो मिला है। तो हम ए वाले ऑप्शन को संगत के रूप में रखेंगे, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो वर्गों में दिए गए समूह के बीच में सर्वोत्तम ढंग निरूपित करता है। तो पक्षी, शुतुरमुर्ग, चमगादड़ में आपको संबंध बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप पक्षी का गोला बड़ा से बना लीजिए। ये पक्षी हो गया। पक्षी के अंदर जो आ जाएगा वो शुतुरमुर्ग का गोला आ जाएगा, क्योंकि पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, ठीक है। लेकिन चमगादड़ एक पक्षी नहीं है। चमगादड़ जो है एक स्तनधारी है, तो चमगादड़ को हम लोग अलग रखेंगे। तो कहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है? ये बी वाले ऑप्शन में देखिए, एक गोले के अंदर एक गोला है और एक अलग रखा गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो समझ गए आप, चमगादड़ पक्षियों में नहीं आता, चमगादड़ आपका स्तनधारी वर्ग में आता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में डेम्बलडोर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इंडिविजुअल को भी इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अपेंडिक्स को आप कैसे लिखेंगे? तो आपको कुछ समझ में आ रहा है डेम्बलडोर को देख करके? तो यहाँ पर अगर आप 4 लेटर ले लें यहाँ पर DUMB, तो DUMB को आप लास्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी प्रकार से DORE लास्ट के जो 4 लेटर हैं उनसे स्टार्टिंग कर दी गई है, और बीच के जो 2 लेटर हैं LE उनको जो है आपस में उनका स्थान चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर से आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। वैसे इंडिविजुअल में देख लीजिए, डुअल जो 4 लेटर पीछे के हैं उनसे स्टार्टिंग कर दी गई है,
और इंडी को पीछे ले लिया गया है 4 लेटर को, और बीच के जो 2 लेटर हैं आपके उनके स्थान चेंज कर दिए गए हैं। तो वैसा ही हम भी करेंगे। एप्पे जो यहाँ पर है इसको लास्ट में ले जाएंगे, आइसेस को हम लोग शुरुआत कर देंगे, और एन और डी के आपस में इनके लेटर को हम लोग चेंज कर देंगे। तो आइसेस से शुरुआत होगी, किस ऑप्शन में दिखा गया है, पहले वाले में और तीसरे वाले में, यहाँ पर से स्टार्टिंग करेंगे, और एन डी में डी एन कर लेंगे। ठीक है, इनके लेटर आपस में चेंज कर लेंगे। तो ये कहाँ पर लिखा गया है, ये पहले वाले ऑप्शन में डी एन कर दिया गया है, और एप्पे को लास्ट में कर दिया गया है। तो पहले वाले ऑप्शन को आप लोग सही कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ करके ये क्वेश्चनों को देखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, उस पद का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहले लेटर को पकड़ते हैं। पहले जगह पर यहाँ पर 7 रखा गया है, 7 से 14 हो रहा है, मतलब 7 से 14 हो रहा है, इसका मतलब कि 7 की बढ़ोतरी हो रही है। 14 से 23 हो रहा है, इसका मतलब कि 9 की बढ़ोतरी हुई। 23 से 34 में 11 आगे बढ़ा है, और 34 से 47 में 13 आगे बढ़ा है। तो नेक्स्ट पद कैसे आगे बढ़ेगा, 7 से 9 हो रहा है, 9 से 11, 11 से 13, तो नेक्स्ट पद बढ़ेगा 15 से आगे बढ़ेगा। तो 47 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 62, और 62 जो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट वाले ऑप्शन में ही सिर्फ 62 से स्टार्टिंग किया है। तो आप डी वाले ऑप्शन को सही करके अभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको और भी मिलाना है तो उसे भी मिला लीजिए। देखिए वाई से एक्स हो रहा है, मतलब कि एक पीछे जा रही है सीरीज, एक्स से डब्लू, डब्लू से वी, वी से यू, एक एक कम हो रही है। तो यू से कम करेंगे एक तो आपको टी मिलेगा, वो लास्ट वाले ऑप्शन में टी आपको दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 7 से 9 हो रहा है, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, तो 15 से 17 होगा, और 17 भी लास्ट ऑप्शन लिखा गया है। तो एक ही आपके पहले वाले से ही निकल आएगा आंसर। अगर फिर भी आपको देखना चाहिए कैसे आगे बढ़ रही है, तो आप सबको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे बढ़ रहे हैं तीनों पद आपके, वैसे आप इसे डिसाइड भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसके जगह पर कौन सा यहाँ पर पद आ सकता है ये आपको बताना है। तो कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। ये सीरीज नहीं है, इसमें 2-2 पदों का कॉम्बिनेशन किया गया है, उनको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो P और K जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, P का स्थान जो होता है, अगर अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे तो P का स्थान होता है 16वां, और K का स्थान कितना होता है 11। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 अगर आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप लोग अपोजिट वालों को याद भी रखते हैं। उसी प्रकार से L और O एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और Y पीछे से दूसरे स्थान पर आता है, और B आगे से दूसरे स्थान पर आता है। तो Y और B एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं। वैसा संबंध इसमें भी है, तो रैन में भी आप निकाल लीजिए। रैन का देखिए लेटर जो N है, अगर N के अपोजिट आप देखेंगे तो उससे स्टार्टिंग करनी होगी। N होता है 14 नंबर पर, और उसका अपोजिट होता है 13 नंबर पर। दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जा रहा है। इसका मतलब अपोजिट जो होगा वो M से स्टार्टिंग होगी। तो M से स्टार्टिंग वाला ऑप्शन में यहाँ पर देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में स्टार्टिंग कर रहा है। तो आपको देखिए मेहनती के साथ साथ आपको चालाकी करनी होगी, तभी आप आसानी से जल्दी क्वेश्चन को हल करके निकल सकते हैं। M आ गया तो सही करके आप आगे बढ़ जाइए, जरूरी नहीं कि और लेटर को आपको मिलाना पड़े। वैसे A का अपोजिट Z होता है और R का अपोजिट I होता है। तो ये अगर आपने याद कर रखे हैं तो ये आपके लिए और आसानी बात होगी। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये समन से क्वेश्चन आया है। एक व्यक्ति की फोटो देख करके एक लड़की ने कहा है कि उसकी बेटी के चाचा की पत्नी मेरी माँ है, तो उस लड़की का फोटो में मौजूद व्यक्ति की माँ से क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग भी लगाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर व्यक्ति को बना लेते हैं तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक लड़की ने कहा है कि उसकी बेटी, मतलब व्यक्ति की जो बेटी होगी, बेटी एक जनरेशन नीचे आ गई। बेटी के चाचा कौन होंगे, उस व्यक्ति के जो भाई होंगे वही उसके चाचा लगेंगे बेटी के। समझ गए आप। चाचा की पत्नी, ठीक है, चाचा की पत्नी हो गई। चाचा की पत्नी मेरी माँ है, मतलब कि इसकी पुत्री जो होगी, वो लड़की जो कह रही है वे है लड़की। तो आपसे क्या कह रहा है, उस लड़की का फोटो में मौजूद जो व्यक्ति है, व्यक्ति ये हो गया, लड़की ये हो गई। उसकी माँ से, मतलब कि व्यक्ति की जो माँ होगी एक जनरेशन और ऊपर हो गई। तो क्या संबंध होगा, तो वो लड़की क्या लगेगी, माँ की लगेगी, माँ के पुत्र की लड़की है, बेटे की बेटी है वो लड़की। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, बेटे की बेटी। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। पहले कथन में लिखा गया कुछ नोटबुक लैपटॉप हैं और सभी लैपटॉप वॉयलेट हैं। तो इन निष्कर्षों में से आपको कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है, इसको आपको बताना है। तो चलिए वेन आरेख से समझ लेते हैं कि क्या कथन में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया कुछ नोटबुक लैपटॉप हैं, तो कुछ जो हमारा नोटबुक का गोला होगा उसे हम लोग लैपटॉप के साथ में अटैच कर देते हैं इस प्रकार से। और कह रहा है सभी लैपटॉप वॉयलेट हैं, तो जो सभी लैपटॉप का गोला होगा इसको हम लोग वॉलेट के अंदर कर देते हैं। ये हमारा मोटा मोटा एक चित्र बन करके तैयार हो गया। अभी निष्कर्ष की ओर चलते हैं, कौन कौन से निष्कर्ष हमारे सही हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष में लिखा गया ए वाले में कुछ वॉलेट नोटबुक हैं, तो कुछ जो वॉलेट का गोला है वो नोटबुक के साथ में अटैच है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ वॉलेट जो होंगे वो नोटबुक होंगे। और कुछ लैपटॉप वॉलेट हैं, कुछ लैपटॉप वॉलेट हैं, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि लैपटॉप का गोला ही पूरा का पूरा वॉलेट के अंदर है, तो कुछ लैपटॉप तो वॉलेट होंगे ही होंगे। तो ए और बी दोनों इसमें से निष्कर्ष सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही नंबर होगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सीधी रेखा मतलब कि जैसे ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, इस प्रकार से आपको रेखा गिननी है कि कितनी टोटल इसमें रेखाएं हैं। इनको आपको गिनना ही पड़ेगा, कोई इसकी ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे वाली संरचना जो है इसको गिन लेते हैं। पहली रेखा ये सीधी हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद 5 ये हो गई, 6, 7, 8, 9 हमारी हो गई, 10, 11 और ये बड़ी वाली 12। तो इस प्रकार से हमको नीचे वाली से 12 रेखाएं मिल गई हैं। अभी ऊपर देख लेते हैं। एक ये हो गई, 2, 3 और ये 4 और 5 हमको और मिल गई। तो 12, 5, 17 जो रेखाएं हैं वो सीधी रेखाएं होंगी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट हो जाएगा। तो आसानी से आपको गिनना है, बस गिनना ही इसका एक तरीका है। जो सीधी सीधी रेखाएं आपको मिल रही हैं वैसे आप गिन लीजिए, तो 12, 5, 17 रेखाएं आपको मिल जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में कैलकुलेटर को इस प्रकार से लिखा जाता है और हार्ट ब्रेक को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है इस लेटर को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो कैलकुलेटर में आपको देख कर नज़र आ रहा होगा, कुछ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप 2 लेटर्स लें शुरुआत के, CA को अगर आप ले रहे हैं तो CA को इसने उलट करके लिख दिया, A को पहले ले आया है और C को बाद में लिख दिया। 2 लेटर्स को देखिए। फिर नेक्स्ट आपके 2 लेटर जो हैं LC हैं, उसमें आपको L को, C को पहले ले आया है और L को बाद में ले गया है। तो 2 लेटर को आगे पीछे किया है, वैसे इसमें भी किया है, तो आप भी कर दीजिए। तो जैसा आपसे पूछ रहा है तो आप इसमें देखिए, K को पहले कर दीजिए, E को बाद में कर दीजिए, पहले 2 लेटर को। उसी प्रकार से E को पहले कर दीजिए, S को बाद में कर दीजिए, T को पहले कर दीजिए, K को बाद में कर दीजिए और A को पहले कर दीजिए और R को बाद में कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए। सही ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको 2 लेटर को आगे पीछे करना है, यही आपके लिए संबंध इसमें पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी और चौथी संख्या का क्रमशः पहली और तीसरी संख्या से है, आपको बताना है। तो जैसा संबंध 15 का 90 के साथ में है, 203 का 1015 के साथ में है, वैसा संबंध आपका 16 का x से बताना है। x इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है। तो 15 से 90 कैसे हुआ है? 15 छक्का 90 होता है, ठीक है। और 203 पंचे अगर आप करेंगे तो आपको 1015 मिलेगा। तो अभी आप 16 से कितना गुना करें कि आपको ऑप्शन मिल जाए? तो देखिए 15 छक्का 90 हुआ है। इसके अंदर भी एक कारण है कि 15 में 1 और 5 का अगर आप जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, तब हमने इसका 6 गुना किया है। समझ रहे हैं आप? उसी प्रकार से 203 में अगर आप 2 और 0 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 5 बनेगा, तब हमने इसको 5 गुना किया है। तो यदि आप 16 को जितना गुना करना है तो 1 और 6 को जोड़ लीजिए, तो ये आपका 7 मिलेगा। तो हमको 16 से 7 गुना करना पड़ेगा। 16 सत्ते 112 होता है। सही ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को घुमा करके पूछा जाता है। तो यदि आपने 15 छक्का 90 जान लिया है, लेकिन 6 कैसे आया, वो योग करके आया है 1 और 5 का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 1, 3, 6, 11, 18, 29, 42,
तो नेक्स्ट आपको संख्या बतानी है। तो अभी आप चुनाव करिए कि 1 से 3 कैसे आगे बढ़ रहा है। 1 से 3 में पहले संख्या 2 आगे बढ़ी, 3 से 6 में 3 आगे बढ़ रही है, 6 से 11 में 5 आगे बढ़ रही है संख्या, 11 से 18 में 7 आगे बढ़ी, और 18 से 29 में 11 आगे बढ़ रही है, 29 से 42 में 13 आगे बढ़ी है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्राइम नंबर से आपको बढ़ाना है, तो आपको 13 के बाद 15 आगे नहीं बढ़ाना है, आपको 17 से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं होता, 17 प्राइम नंबर होता है। तो 42 में अगर आप 17 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 59। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको देख करके क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। इसमें आपको बैठालना होगा ए से लेकर के एस तक के व्यक्तियों को। ए से लेकर के एस तक ABCDEFGH टोटल 8 व्यक्ति होंगे, उनको एक पंक्ति में बैठालना है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो जैसा ये लिखा गया, जैसा ये बता रहा है वैसे आपको बैठालना है। तो एक काम करिए, आप लोग भी बैठालना स्टार्ट करिए, हम भी देखते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर लिखा गया है ई बाएं ओर से 5वें स्थान पर है और ए जो है वो दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो ठीक है, तो टोटल 10 लोग तो है नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। टोटल 8 ही लोग तो हैं। तो ए के बारे में और कहीं पर जानकारी मिल रही है क्या? ए के बारे में यहाँ पर जानकारी है, यहाँ पर जानकारी है। तो सबसे पहले हम ए को बैठालते हैं। तो हम स्थानों को देख लेते हैं। पहले नंबर पर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां। क्योंकि ये कह रहा है ना कि ए जो है वो दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो दाहिने ओर से अगर हम इधर से देखेंगे तो ए को हमने 5वें स्थान पर बैठाल दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ए के बारे में? सी और ई के बीच में ए है, और सी और ए के बीच में अगर ए है तो सी को अगर हम यहाँ बैठाल दें, ई को यहाँ बैठालना पड़ेगा, क्योंकि ई के बारे में कह रहा है कि बाईं ओर से 5वें स्थान पर ई है। तो बाईं ओर से देख लीजिए, इधर से बायां हो गया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पाँचवां। तो 5वां स्थान हमारा ई का भी हो गया बाईं ओर से, और दाहिनी ओर से ए का स्थान भी हमारा 5वां हो गया। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो डी को आप कहाँ पर बैठा लेंगे? डी हमारा लास्ट में ही जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में तो 3 व्यक्ति होंगे, 1, 2, 3। इधर तो हम बैठाल नहीं सकते हैं 3 व्यक्ति, क्योंकि इधर जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर हम डी को हमने बैठाल दिया। और क्या कह रहा है? बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो बी को हमको यहाँ बैठालना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? ई और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ई और जी के बीच में, ई यहाँ पर है आपका, और जी हमको यहाँ पर अगर हम जी को बैठालते हैं तभी तो 2 व्यक्ति सी और ए उसके बीच में होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एच एक सिरे पर है। एच अगर एक सिरे पर है, डी एक सिरे पर हो ही गया है, तो एच हमारा दूसरे सिरे पर होगा, और डी उसका पड़ोसी नहीं है, डी किनारे पर है। तो एक व्यक्ति बचता है। कौन व्यक्ति बचा? यहाँ पर एफ बचा है, एफ को अपने आप आपने बैठाल दिया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? सी के दाईं ओर चौथे व्यक्ति के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति कौन है? तो सी के दाईं ओर, सी कहाँ पर है? सी ये हो गया। सी के दाहिनी ओर चौथा, सी के दाहिनी ओर चौथा कहाँ पर होगा? 1, 2, 3, 4, मतलब बी तक पहुँच गए हम लोग। और क्या कह रहा है? उसके बाईं ओर तीसरा। अब बी के बाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बायां हो गया। तो ए जो होगा वो बैठा है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए ही में ए लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको सोच करके धीरे धीरे जैसा कह रहा है वैसे करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपकी स्पीड आ जाएगी। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको धीरे धीरे बता रहे हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 5 व्यक्ति हैं ABCDE। प्रत्येक के पास अलग अलग रंग की कारें हैं। जैसा यहाँ पर लिखा गया है, किसी के पास काली है, सफ़ेद है, नीली है, पीली है, लाल है, और वो उसमें से रेस में भाग ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, जैसा ये कह रहा है वैसे आपको व्यक्तियों को और उनकी कार के रंग को आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसा ये कह रहा है, नीली कार जो है रेस में सबसे आगे है, तो नीली वाली को हम सबसे पहले लिखेंगे इधर की ओर, ये सबसे आगे हो गई। और ए जो है वो रेस में सबसे पीछे है, तो ए वाले को हम पीछे इधर लिखेंगे। समझ गए? तो इन्हें नंबरिंग कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर नीली कार होगी, दूसरे नंबर पर तीसरा, चौथा, और 5 लोग हैं तो ये 5वें नंबर पर आएगा ए वाला। अब क्या कह रहा है कि जिसके पास लाल कार है वह ई के ठीक पीछे है, तो अभी हम तो ई को नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बी के पास सफ़ेद कार है और उसे दूसरे स्थान पर रहने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को पार करना है,
तो बी को अगर दूसरे स्थान पर रहने के लिए एक व्यक्ति को पार करना है, इसका मतलब बी जो होगा हमारा वो तीसरे स्थान पर इस समय होगा और उसके पास क्या है, सफ़ेद कार है। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सी डी के पीछे है, तो मतलब सी और डी एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर तो चौथे जगह पर तो आप रख नहीं सकते हैं, सी डी को आपको पहले और दूसरे स्थान पर रखना होगा। सी डी के पीछे है तो डी आगे होगा और सी पीछे होगा। समझ गए आप। अब एक स्थान बचता है यहाँ पर, ई को भर दीजिए यहाँ पर। अब ये टोटल 5 लोग हो गए। अभी हमके कार कुछ देखना है, कार के रंग इनके कौन कौन से हैं। यहाँ पर लिखा गया है जिसके पास लाल कार है वह ई के ठीक पीछे है, तो ई के ठीक पीछे ए है, तो ए के पास हमारी लाल कार हो गई। और कह रहा है कि जो पीछे से दूसरे स्थान पर, मतलब ई जो है वो काली कार नहीं चला रहा है, तो अब 2 ही कलर तो बचे हैं, एक आपका काला बचा है, एक आपका पीला बचा है। तो अगर ये काली कार नहीं चला रहा तो ये पीली कार चलाएगा, और ये पीली चला ली है तो ये काली चलाएगा, सी वाला। तो समझ गए आप। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पीली कार कौन चला रहा है, तो पीली कार आपका ई चला रहा है। और रेस में उसका स्थान कौन सा है, रेस में उसका स्थान चौथा नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर ई। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 2 चिन्हों को आपको आपस में बदलना है और यदि समीकरण संतुलित होता है तो वही ऑप्शन को आपको सही करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया समीकरण, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको चारों ऑप्शन को जल्दी जल्दी चेक करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करिए पहले वाले ऑप्शन से। यदि हम प्लस और भाग को आपस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 24 लिखिए और प्लस की जगह पर भाग कर दीजिए, और जहाँ पर भी प्लस लिखा होगा वहाँ भाग कर दीजिए, और जहाँ पर भाग लिखा हो वहाँ पर आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग लिखा है तो इसमें हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या इसका आंसर 12 आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले आप बोर्ड मास लगाएंगे तो आपको भाग हल करना पड़ेगा। तो 3 8 24, यहाँ पर से 8 आ गया, फिर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 चौको 32 बन गया ये। और अगर आप इन्हें घटाएंगे आपस में तो ये माइनस का 20 बचेगा, और घटाने के बाद ये 12 आ जाएगा। तो हमको ये मालूम चल गया कि पहले ऑप्शन को हमने रखा तो यहाँ पर 12 हमको मिल गया। इसका मतलब कि अगर हम प्लस और भाग को यहाँ पर आपस में अदल बदल लें तो ये 12 आपको मिल जाएगा। अगर यही ऑप्शन तीसरे पर होता तो भी आपको यहाँ तक चेक करते हुए जाना पड़ता, तो जहाँ पर आपको मिलेगा वही ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन को चेक करना ही एक तरीका होता है, कोई और दूसरा तरीका इसमें नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आया है और इससे आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि ये जो छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा है वो आपको दिख सके। तो यहाँ पर पाई चार्ट में लगने वाले घंटे को दर्शाया गया है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर लिखा गया कि स्कूल में 7 घंटे दिए जा रहे हैं, होमवर्क में 4 घंटे लग रहे हैं, सोने में 8 घंटे जा रहे हैं, स्पोर्ट में 3 घंटे जा रहे हैं और अदर एक्टिविटी में 2 घंटे जा रहे हैं। ये टोटल 24 घंटे में एक छात्र के लगने वाले घंटे को डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है आपसे, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया गया है। तो स्कूल कहाँ पर, स्कूल में 7 घंटे दिए जा रहे हैं और अन्य गतिविधियों में 2 घंटे दिए जा रहे हैं। तो 7 दूनी 9 घंटे जा रहे हैं, कितने में आपके जा रहे हैं, 24 घंटे में। तो 9/24 कर दीजिए, 9/24 मतलब कि 3/8। तो 3/8 जो पार्ट है वो स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जा रहा है। सही ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लास्ट वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसी पाई चार्ट से एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है सोने से संबंधित केंद्रीय कोण का माप आपको बताना है। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। तो इसमें कह रहा है कि सोने से संबंधित, तो स्लीप कर रहा है 8 घंटा, और अगर आप केंद्रीय कोण की बात करेंगे तो ये टोटल अगर हम लोग इसको 360 मान लें, एक गोले में 360 आपका केंद्रीय कोण होता है, और सोने में जा रहे हैं 8 घंटे, तो 8 घंटे जा रहे हैं कितने में, 24 घंटे में जा रहे हैं। तो 24/8 करेंगे तो ये 3 आपका पार्ट बनेगा, मतलब कि 3 हिस्सा हुआ। 360 का अगर 3 हिस्सा आप निकालेंगे तो कितने डिग्री का आपका एंगल बनेगा, 12×3 = 36। तो 120 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो सोने वाले का बनेगा। तो कहाँ पर लिखा गया है, ये आपका लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक दिन में खेलकूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना है, आपको बताना है। तो खेलकूद में कितने जा रहे हैं, खेलकूद में 3 घंटे जा रहे हैं।
तो 3 घंटे कितने में जा रहे हैं, 3 घंटे जा रहे हैं 24 घंटों में से, तो कितना परसेंट होगा, मल्टीपल 100 कर दीजिए, तो ये निकल के आपका आ जाएगा 12.5%। तो कहाँ पर लिखा गया है, ये तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो खेल कूद में 12.5% समय जा रहा है, सही ऑप्शन हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी पाई चार्ट से क्वेश्चन आया है और इसमें कह रहा है कि यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित करता है, मतलब कि जो अदर हैं यहाँ पर 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित कर रहा है, तो स्कूल और खेल कूद में 1-1 घंटे कम करता है। स्कूल में 7 घंटे लग रहे थे तो अब वो 6 घंटे के लिए स्कूल जा रहा है, और खेल कूद में उसे 3 घंटे दिए जा रहे थे, अब उसे 2 घंटे खेल कूद के लिए दिए जा रहे हैं। तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने % की कमी होगी, मात्र आपसे स्कूल का पूछ रहा है। तो पहले स्कूल जाने के लिए 7 घंटे थे, अभी हो गए 6 घंटे, 1 घंटे कम हो गया, तो कितने % कम हो गया, तो घटा लीजिए 7 से 6 और बटे 7 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 14.28% आ जाएगा। तो 7 से 6 हुआ तो बटे 7 कर दीजिए, टोटल पहले 7 थे अभी 6 हो गए हैं, तो 14.28% की कमी हो गई है, और लगभग में पूछ रहा है तो 14% सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला हो जाएगा। तो इस पाई चार्ट से इतने ही क्वेश्चन रखे गए थे। अब नेक्स्ट हमारा देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का आपको चयन करना है, जो इसमें से आपको असंगत लग रहा हो, तो कुछ आपको देख के समझ में आ रहा है। ये आपका 225 है, 225 का मतलब कि ये 15 का आपका स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट जो पद है वो 441 है, ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 1225 लिखा गया है, ये 35 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखिए लिखा गया है 961, ये आपका 31 का स्क्वायर होता है। और इधर लिखा गया 343, ये 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 पद तो स्क्वायर वाले रखे गए, एक क्यूब रख दिया गया, तो वही असंगत होगा। असंगत आपसे पूछा है तो 343 को सही कर दीजिए। ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है कि एक क्यूब वाला है, बाकी यहाँ पर आपको स्क्वायर वाले नज़र आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर आपको विचार करना है और कौन सी धारणा इसमें से निहित होगी कथन के अनुसार, उसका आपको चयन करना है। तो कथन में लिखा गया कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए, ये कथन में लिखा गया है। तो धारणाएं इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, धारणा पहले लिखी गई है, बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं, तो जो जमा करने वाले हैं उनके बारे में कथन में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो ये गलत हो गया। जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते हैं, तो जिनकी आय अधिक है इसके बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं की गई। तो कर चोरी वालों के बारे में चर्चा की गई है, उनकी आय ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो 10 लाख वाला भी हो सकता है और वो 10 करोड़ वाला भी हो सकता है। तो अधिक आय से कोई भी संपर्क नहीं है कर चोरी का। तो इसमें से दोनों ही धारणाएं जो होंगी, ना तो पहली और ना तो दूसरी, दोनों ही धारणाएं कथन में निहित नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा आज का। तो चलिए देखते हैं सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए सी से ई हो रहा है, इसका मतलब कि सीरीज पहले 2 आगे बढ़ी है। ई से जी हो रहा है, ई से जी हो रहा है, फिर भी 2 आगे सीरीज जो बढ़ी है। और जी से आई हो रहा है तो सीरीज 2 आगे बढ़ी है। तो आई से आप 2 आगे बढ़ाइए, आई से जे, फिर के आपको मिलेगा। तो के वाले ये 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर लास्ट वाला मिला लें, थोड़ी चालाकी करिए तो हमको ऑप्शन की ओर हम जा सकते हैं। 9 से 7 हो रहा है मतलब 2 घटा, 7 से 5 हुआ 2 घटा, 5 से 3 घटा मतलब 2 घटा, 3 से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा। बी वाले ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। इस तरह से जल्दी से आप किसी भी प्रश्न को करने का ये तरीका होता है बाई ऑप्शन, ठीक है। जो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं उनको करिए और आगे बढ़ जाइए। नहीं तो आप मिला लीजिए, एक्स से वी कैसे घट रहा है, वो भी आपका 2 आपका पीछे घट रहा है, वी से आपका टी 2 पीछे घट रहा है, टी से आर आपका 2 पीछे घट रहा है, आर से आप 2 पीछे घटाएंगे तो पी मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग चेक करते रहिए कि मेन हमारा मकसद जो है वो आंसर निकालना है, चाहे यहाँ पर हो चाहे आपका एग्जाम हॉल पर हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये पैटर्न को आपको ध्यान से देखना है। ये 23 नंबर क्वेश्चन होगा और वीडियो को रोक करके एक बार आप लोग प्रयास करिए क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरी आशा है कि इसमें अगर 100 स्टूडेंट देख रहे होंगे तो इस समय केवल 10 स्टूडेंट ही इसको समझ पाएंगे कैसे ये किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया है, ये 3 लिखा गया है, ये 4 लिखा गया है। तो यदि यहाँ पर 51 आप कैसे बनाएंगे,
तो जो यहाँ पर 2 लिखा गया इसको आप लोग क्यूब कर लीजिए और 3 का क्यूब कर लीजिए, और बड़ी वाली जो संख्या है 4 उसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, तभी आपको 51 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 चौको 16, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 51 बन जाएगा। समझ गए आप। उसी प्रकार से जो छोटी आपकी संख्याएं हैं 5 और 7, इनका कर लीजिए क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, और प्लस जो बड़ी संख्या है उसका कर लीजिए स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 532। वैसे हम इसमें भी करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या है उसका कर लेंगे स्क्वायर और छोटी संख्याओं कर लेंगे क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये 1 बनेगा और ये 125 बनेगा और ये 36 बनेगा। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तीनों को तो आपका आ जाएगा 162। 162 कहाँ पर लिखा गया, इस प्रकार से, ठीक है। बहुत से लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ पर 4 का हमने कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, तो नेक्स्ट में वो 7 का स्क्वायर करेंगे, जबकि 7 का नेक्स्ट में देखिए क्यूब हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो बड़ी संख्या है ना उसी का हमको स्क्वायर करना, बाकी छोटी संख्याओं का क्यूब करना है, तब आपको ये आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 162 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में कहा जा रहा है कोई दर्पण धूप के चश्मे नहीं है और सभी दर्पण लेंस हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, तो बना लेते हैं इसको। कोई दर्पण जो है वो धूप के चश्मे नहीं है, तो धूप वाले को हम लोग अलग कर लेते हैं, धूप के गोले को। कोई दर्पण जो है, कोई भी दर्पण जो है धूप के चश्मे नहीं है, ठीक है। धूप के चश्मे से हम लोग दर्पण को अलग कर लिए, और सभी दर्पण लेंस हैं, तो सभी दर्पण का जो गोला है वो लेंस के अंदर कर दीजिए। ये इस प्रकार से मोटा मोटा चित्र बन गया है। देखते हैं क्या निकलता है निष्कर्ष में। सभी धूप के चश्मे लेंस हैं, सभी धूप के चश्मे लेंस हैं, ये तो अलग ही अलग हैं, गलत हो गया। कुछ धूप के चश्मे लेंस हैं, कुछ धूप के चश्मे लेंस हैं, ये भी आप गलत हो गई, तो ये तो बिल्कुल अलग ही अलग हैं। तो इसमें दोनों ही जो हमारे निष्कर्ष होंगे गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2 पालन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। इसमें देखिए 6 लोग को गोल मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। तो 6 लोग का देखिए क्वेश्चन ये इजी होता है, 8 का जब पूछता है ना तब ये गड़बड़ हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या किए, एक गोला बना लिए हैं, और सबसे पहले अगर आप केंद्र की ओर मुख करके बैठा लाएं तो व्यक्ति को आप यहाँ पर बैठा लिए। यहाँ पर बैठाने के लिए यहाँ पर से आपको स्टार्टिंग करनी होगी। बी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बी सी के दाईं ओर बैठा, तो सी को अगर आप यहाँ पर बैठा लेंगे तो बी अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर कह रहा है सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो अभी ए के पास 3 स्थान और होंगे, एक स्थान ये, एक स्थान ये और एक स्थान ये। तो यहाँ पर तीनों स्थान पर ए आ सकता है, सी के बगल में नहीं आएगा। और क्या कह रहा है ए के बारे में, ए के बारे में ये कह रहा है कि ई और एफ अगर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ई जो है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। तो ए का बायां दूसरा कैसे आप प्राप्त करेंगे, यदि ए को आप यहाँ पर बैठा लेंगे तभी तो ए के बाईं ओर दूसरा स्थान यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए ए का बायां। और कह रहा है कि डी और एफ निकटतम पड़ोसी हैं, तो अगर आपने डी को यहाँ बैठा दिया, एफ को यहाँ बैठा दिया और ई को यहाँ बैठा दिया, ई बचेगा, एक स्थान और बचा है, तो ई को आप यहाँ पर बैठा लेंगे। यदि आपने इस प्रकार बैठा ला तो ई और एफ अगर ये दोनों आपस में स्थान चेंज करते हैं तो ई जो है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा, तो ए का बायां और दूसरा स्थान जो होगा जहाँ पर एफ है वहाँ पर ई आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने सही तरीके से लगा लिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यदि डी और ई आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो बी के बायां किधर होगा, बी का बायां इधर है और दूसरे स्थान पर अभी इस समय ई है। लेकिन क्या कर रहा है, डी और ई आपस में बदल लें तो ई की जगह पर डी आ जाएगा और डी की जगह पर ई चला जाएगा। तो ई की जगह पर हमको डी वाले ऑप्शन को सही करना होगा। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी और के एल एम, इनको भी एक दूसरे की ओर मुख करके बैठाना है। 3 का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है और शेष का मुख मतलब 3 लोगों का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेज इस प्रकार से बना लेते हैं। 3 लोग को इधर बैठाते हैं, 1 2 और 3, और 3 को इधर, तो 3 का मुख उत्तर की ओर होगा और 3 का मुख दक्षिण की ओर होगा और आमने सामने भी होंगे। तो चलिए जो कंडीशन कह रहा है उसको हम लोग सबसे पहले सबको पढ़ लेते हैं।
ए जो है एल के सम्मुख नहीं है, जो किसी एक सिरे पर है। एल जो है किसी एक सिरे पर है, तो अब यहाँ पर भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है और कहीं नीचे भी हो सकता है। के मध्य की स्थितियों में किसी एक पर है और एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी किसी एक सिरे पर है और सी और एल एक तरफ है, ठीक है। सी और एल एक तरफ हैं, एल भी एक सिरे पर है और सी भी एक सिरे पर है। तो एक काम करते हैं, एल को हम यहाँ बना लेते हैं, सी को हम यहाँ बना लेते हैं। आगे देखेंगे कंडीशन गड़बड़ाएगी तो अलग अलग कर लेंगे इनको कहीं पर। दोनों को हमने सिरे पर बैठा दिया। अब क्या कह रहा है, के बारे में एक स्थिति दी गई है, के जो है मध्य की स्थितियों में है। तो के अगर हम बीच में बनाएंगे तो उसके जो है एम दाईं ओर होना चाहिए ठीक बगल में। तो के हम ऊपर रख नहीं सकते, के को हमको नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको के दाहिनी ओर जो है वो एम को रखना है। अब समझ गए आप। अब लिखा गया ए जो है के सम्मुख नहीं है। ए अगर के सम्मुख नहीं है, ए इसके सामने नहीं हो सकता, तो ए के लिए एक जगह ये बचती है, ए यहाँ पर होगा। अगर ए यहाँ पर बैठ गया तो अपने आप बी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो इसको देख लीजिए, सारी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, बी के दाहिनी ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो बी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, बी के दाहिनी ओर एल बैठा है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो जैसा कह रहा है वैसे बनाते जाएंगे और इन प्रश्नों में समय लगता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पिछले बार एनटीपीसी में सिटिंग में से क्वेश्चन पूछे गए थे 4 से 5। तो अगर आप 3 भी सॉल्व कर लेते हैं ना तो आप एक बेहतर स्टूडेंट माने जाएंगे। असंगत की आपको चुनाव करनी है इन 4 विकल्पों में से। चिकित्सक की छुरी जो होती है वो सर्जरी करती है, छेनी जो है बढ़ईगिरी काम में आती है, सुई कढ़ाई के काम में आती है। तो मिसाइल किस काम में आती है, मिसाइल युद्ध के काम में आती है, या फिर किसी न किसी और काम में भी मिसाइल आ सकती है। प्रक्षेप पथ से उसका कोई आपका संपर्क नहीं है। तो मिसाइल जो है प्रक्षेप पथ, तो उसका पथ हो गया ना, किस काम में आ रही है, वो प्रक्षेप पथ के काम में नहीं आ रही। तो असंगत कौन सा होगा, वो तीसरा वाला का ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये 28 होगा आज का। 7.17 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में आपको लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लगातार हर सेट में करा रहा हूँ और आप एग्जाम में आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे। तो 7 तो देखिए दशमलव के इधर लिखा गया, तो 7 तो ये हो गया कि 7 घंटे तो निश्चित है। अब आपको मिनट और सेकंड निकालने के लिए 0.17 को आपको देखना पड़ेगा। तो मिनट निकालने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बनेगा 10.20। तो इसका मतलब 10 मिनट जो आ गया वो मिनट आपने निकाल लिया दशमलव के इधर जो है। अब दशमलव में बचा 0.20 मतलब सेकंड आपको निकालना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अभी आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 जीरो ये हो गए, तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो अभी 12 जो आ गया वो आपका सेकंड आ गया। तो 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड, जब आपको पूर्णांक जो मिल जाएगा वही आपके मिनट और सेकंड होंगे। तो इस प्रकार से जैसा कह रहा है वैसे आपको निकालना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए एक मैं आपको बता जा रहा हूँ हिंट, ताकि सभी लोग लगा सके। यहाँ पर देखिए 5 से 7 हुआ है, 7 से 10 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, मतलब सीरीज जो आगे बढ़ रही है 2 3 5 8 12 17 से आगे सीरीज बढ़ रही है। लेकिन इस सीरीज से आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब 2 3 5 8 12 17 में भी एक सीरीज आपकी चल रही है, तो उस सीरीज में आपको ढूंढना है, तब आप आंसर को निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा है और आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट जो हैं इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा ये 30 नंबर क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। असंगत आपको अक्षर युग्म की पहचान करनी है। तो जैसे यहाँ पर एल से बी बन रहा है, तो एल जो होता है उसको देख लीजिए, चारों को आपको चेक करना पड़ेगा असंगत में। तो असंगत में अगर एल का स्थान देखेंगे तो 12 होता है, और बी का स्थान कितना होता है, वो 2 होता है। एक्स का स्थान कितना होता है, 24 होता है, और एच का स्थान कितना होता है, 8 होता है। एन का स्थान होता है 14, और ई का स्थान होता है 5वां, वी का स्थान होता है 22वां, और डी का स्थान होता है 4। तो अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें? यदि आप समझ रहे हो कि 12 से 2 कैसे बन रहा है,
तो 1 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से 24 से 8 कैसे बन रहा है, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपको मिल जा रहा है। और 22 से 4 कैसे बनेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आपको मिल जाएगा। लेकिन 14 और 5 में रिलेशन में 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा, और इसने 5वां लेटर यहाँ पर लिख दिया, तो असंगत कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं छुड़ा सकता था और आपसे पूछ सकता था, लेकिन ये थोड़ा मुझे कठिन लगा और पिछला वाला थोड़ा सरल लग रहा था, उसमें आपको हिंट भी दिया हूँ। तो पिछले वाले क्वेश्चन से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमने आपको 30 क्वेश्चन इस आपके रीजनिंग के सेट में कराए हैं। तो आप लोग इस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के सेट में क्या आप लोग इस समय 22 से 23 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मैं आशा करता हूं कि अगर आपने 3-4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के छोड़ दिए हों और 1-2 क्वेश्चन और आपको ना आए हो, तो इस सेट में कम से कम आप 22 से 23 क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आने चाहिए, और एग्जाम आते आते आपको सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन आ जाए। अगर आपके पास समय है तो आपको सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो 30 में 30 की आशा करके चलते हैं एग्जाम तक, लेकिन अभी आपके कम से कम 22 से 23 सही हो रहे हो। नहीं हो रहे तो अभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, और आप टॉपिक पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, और जितने आसान तरीके से आपको बताया जा सकते हैं क्वेश्चन, वो सब कुछ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो रीजनिंग का ये हमारा 8वां वीडियो था। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 7 वीडियोज कराए हैं। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर इसके पहले के 7 वीडियो देख लीजिएगा। हम आपके लिए देखिए सामान्य ज्ञान की भी सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम आपको 40-40 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हम पार्ट वाइज आपको पिछले साल के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चन भी करा रहे हैं कि कैसे नए प्रकार के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में लगी बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।